हेलो टीचर्स, पीपीटी एजुकेशन के मिशन एचटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मिशन एचटेट के तहत हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे और पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपके एचटेट के एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट 2020 में जो एचटेट हुआ था उसके भाग 4 में जो मैथ यानी कि गणित का जो पोर्शन आया था उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पीआरटी में 30 नंबर का मैथ आता है और 30 नंबर का अलग से ईवीएस आता है। 30 नंबर का दोस्तों मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके का पोर्शन आता है और 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन आता है और 30 नंबर की आती है सीडीपी। तो दोस्तों, यहाँ पे हर एक पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 30 नंबर के 5 पोर्शन आते हैं। तो मैथ में ज़्यादातर दिक्कत आती है, तो इसलिए हम सबसे पहले मैथ को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक वर्गाकार मैदान 50 मीटर लंबा है। इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर का मार्ग बना हुआ है। मार्ग पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का व्यय क्या होगा। अब देखिए, 6 मीटर वाइड पाथवे हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अलोंग द पेरीफेरी। पेरीफेरी क्या होता है? किसी भी चीज़ के चारों तरफ अगर कोई बात हो ना, जैसे बाउंड्री वगैरह की या दीवार वगैरह की बात हो तो पेरीफेरी बोलते हैं उसके चारों तरफ उसके। एंड इनसाइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ लेंथ 50 मीटर, यानी कि इसमें क्या बोला गया है? स्क्वायर फील्ड यानी कि वर्गाकार, एक वर्गाकार खेत है। वर्गाकार कैसे बनाएंगे हम? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ऐसे हमने बना दिया ये वर्गाकार खेत। और इसने बोला कि 6 मीटर का एक रास्ता बना हुआ है इसके अंदर। अब इसके अंदर 6 मीटर का रास्ता कितना होगा? अब देखिए, इसकी लंबाई तो कितनी है? 50 मीटर की अगर लंबाई है तो इसकी चारों साइड कितने की होगी दोस्तों? 50 मीटर की ही होगी। ये भी 50 मीटर और ये भी 50 मीटर। अब इसके अंदर 6 मीटर का रास्ता बना हुआ है। 6 मीटर का रास्ता ऐसे बना हुआ है इसके अंदर। ये जो रास्ता है दोस्तों, हमने क्या करना है कि इस रास्ते पर वो बोल रहा है कि मिट्टी डलवानी है, लाल मिट्टी डलवानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे में जब भी वाइट वाश की बात हो या मिट्टी डलवाने की बात हो, उसमें हमको निकालना होता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अभी दोस्तों, इसका क्षेत्रफल, इस रास्ते का पूरे का क्षेत्रफल निकाल के और हमने मल्टीप्लाई कर देनी है 30 से, तो आंसर आ जाएगा। कैसे निकालते हैं? देखिए, जो एरिया होता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ऐसे होता है। मैं 2 तरीके बताऊँगा दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। तो साइड इंटू साइड होता है। देखिए, पहला तरीका क्या है कि यहाँ पे ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक 50 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है। अगर हम यहाँ से ऐसे मिला दें और ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी कि एक आयत बन जाएगा। और आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी देखिए, यहाँ पे 50 है, ये तो लेंथ 50 हो गई और 6 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो यानी कि ये होगी 6 मीटर। अब ये जो आयत होगा इसका एरिया कितना होगा? 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो इस आयत का एरिया हो जाएगा दोस्तों 300 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इस मीटर की इस मीटर के साथ गुणा होती है ना, तो 6 मीटर जैसे ये इस मीटर की इस मीटर के साथ गुणा होती है तो मीटर स्क्वायर आता है। ऐसे ही इधर वाला जो आयत बनेगा दोस्तों, ये सेम इस जैसा होगा क्योंकि इसकी लेंथ भी 50 होगी और ब्रेड्थ जो इसकी होगी वो 6 मीटर होगी। तो यानी कि एक 300 वाला ये है, एक 300 वाला ये है, यानी कि इन दोनों का एरिया हो जाएगा डबल, यानी कि 600 मीटर का स्क्वायर। फिर देखिए, यहाँ पे इस साइड वाला जो आयत है, वैसे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से ये रास्ता बनता है, लेकिन ये पोर्शन जो है दोस्तों ये इसमें ऐड हो गया, ये वाला पोर्शन इसमें ऐड हो चुका है। अभी हमें निकालना पड़ेगा सिर्फ इतना, ये जो पोर्शन है ना सिर्फ इतना निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वाला जो आयत बनेगा सिर्फ इतना निकालना पड़ेगा। अभी देखिए, यहाँ पे ये टोटल यहाँ से इस कॉर्नर तक ये था 50 मीटर। अभी 6 मीटर ये माइनस होएगा, इसमें से 6 मीटर ये माइनस होएगा क्योंकि हमें सिर्फ इतनी लेंथ लेनी है ना ये वाली। तो 6 मीटर माइनस होने के बाद और 6 ये माइनस होने के बाद बच जाती है 38 मीटर। 38 मीटर इसकी लेंथ बच जाएगी। तो इस आयत का अंदर वाला जो आयत है इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करने पर जब 38 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, 4 6 18, 18 और 4 22, यानी कि कितना हो गया? 228 मीटर स्क्वायर। फिर सेम इधर वाला जो आयत बनेगा यहाँ पे, इसका भी एरिया सेम निकलेगा। 228 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 456।
28 दूनी 56 और 2 दूनी 4, 456 आ गया। अभी टोटल एरिया इस पूरे के पूरे पाथ का टोटल एरिया कितना बनेगा? देखिए 600 तो एक है और 456 एक हो गया, तो देखिए कितना हुआ, 1056 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। अभी इसने बोला है कि प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का तो कितना है 30 रुपये। अगर 1 मीटर स्क्वायर का रेट 30 रुपये है तो 1056 मीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा? इसको क्या कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1056 को, तो 30 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6 3 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, यानी कि आगे 0 है तो 16 पूरा आ जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, और 0 30 के पीछे है तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगी। 31,680 जो रुपये है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, कि हम जैसे ये स्क्वायर लिया है पूरा जो बाहर वाला है, और फिर एक स्क्वायर बनेगा इसके अंदर वाला। अगर हम बाहर वाले जो स्क्वायर का एरिया है जो, उसमें से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दे तो पाथ का एरिया आ जाएगा। तो वो कैसे हुआ, देखिए लेंथ है इसकी 50, तो ये भी 50 होगी और ये भी 50 होगी और ये भी 50 होगी। अब देखिए अंदर वाला जो स्क्वायर बनेगा पाथ को छोड़कर, तो उसकी लेंथ कितनी होगी फिर, ये पूरी की पूरी 50 है, यहाँ से 6 माइनस, यहाँ से 6 माइनस, यानी कि यहाँ पे होगी 30, ये हो जाएगी 38, और ये भी कितनी हो जाएगी 38 हो जाएगी, फिर ये वाली भी 38 हो जाएगी और इधर वाली भी 38 हो जाएगी। तो दोस्तों अंदर वाली चारों साइड का पता चल गया, बाहर वाली चारों साइड का पता है। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2500 मीटर स्क्वायर, माइनस फिर 38 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वैसे तो आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद करने चाहिए, अगर याद हो तो 38 का स्क्वायर करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन अगर बाई चांस आपके याद नहीं भी होते तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप इनको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। जैसे 8 8 64, 6 8 3 24, 24 और 6 30, मल्टीप्लाई 3 8 24, 2 3 3 9 और 2 11, तो यहाँ पे 4 4 4 4 1 क्या आएगा 1444 ये आ गया। तो इसमें से अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 10 में से 4 गए 6 आता है, फिर यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 गए 5, फिर यहाँ पे आता है 4, 4 में से 0 और 1 में से 1 0, तो 1056 आया था हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आया 1056। तो दोस्तों इसको अब आगे 30 से मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ये था इस क्वेश्चन में। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद होते तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके दोस्तों कर सकते हो, अगर आपको याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है। देखिए अगर 38 का स्क्वायर निकालना हो तो तरीका क्या होता है 38 का स्क्वायर निकालने का, 38 का स्क्वायर जैसे 8 8 64 लिखना होता है, 3 3 9 लिखेंगे और 3 8 24 दूनी 48 लिखेंगे, यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा, 8 8 14 का 4 हासिल 1, 9 और 4 13 और 1 14, तो 1444 आ जाता है, या ऐसे भी 1444 आया था। तो अगर तरीके आपको पता है तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन में ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर बाय 20% द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया इज, एरिया में कितनी परसेंटेज की इंक्रीज होगी। अब सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि बताया क्या है, वर्ग बताया है। वर्ग का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड होता है। अगर हमें मान लीजिए एक हमारे पास ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड है 100 मीटर, तो साइड इंटू साइड करेंगे तो 100 इंटू 100 मीटर, ऐसे करेंगे तो कितना एरिया निकलेगा इसका 10,000 मीटर स्क्वायर। भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी। अब इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कैसे होगी, 100 में 20% की वृद्धि होती है जब 100 को 120 कर दिया जाए, इंटू 100 को 120 कर दिया जाए, तभी तो 20% की वृद्धि होगी। अभी यदि इसकी साइड में 120% की वृद्धि हो गया, 120 हो गया, तो इसका एरिया कितना आएगा फिर 120 इंटू 120 करेंगे 12 12 144, और फिर इस पीछे 2 0 इतने मीटर स्क्वायर। तो कितना इसमें बड़ा एरिया, देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे क्योंकि एरिया ज़्यादा है, 0 0 4 4 4400 वर्ग मीटर का एरिया बढ़ गया। अब ये कितने से बड़ा है, इससे बड़ा है ना, तो लिख दीजिए 10,000 इंटू मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से,
2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 44, यानी कि 44% की वृद्धि होगी यहाँ पे। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस का कि 20% वृद्धि हुई तो 20 लिखो प्लस फिर 20 लिखो, यानी कि एक साइड की में ये वृद्धि हुई है, एक साइड में ये वृद्धि है। अभी तो देखिए वर्ग है तो दोनों में हम 20 लिखेंगे, लेकिन अगर आयत होता तो वो इसमें बताता है कि लंबाई में तो 3% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 10% की या 5% कितनी भी, तो लंबाई और चौड़ाई की अलग अलग बताता। अभी वर्ग की उसने एक में ही बता दी तो हम दोनों में 20 मानेंगे क्योंकि दोनों बराबर होती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए 20 + 20 और फिर प्लस वृद्धि हो रही है। अगर यहाँ पे कमी होती तो हम माइनस करते, यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस 20 × 20 अपॉन में 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल, 20 और 20 40, 2 और 2 4, यानी कि 44। यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 44। तो दोस्तों एक तरीका है ये और दूसरा तरीका है हमने पहले करा ये। कोई से भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। और ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हर बार मिलते हैं आपको और हर बार आप इन्हीं क्वेश्चंस में गलती कर जाते हो और फिर आपका एचटेट 2-4 नंबर से रह जाता है। लेकिन इस बार क्या करना, आपने ये गलतियां नहीं करनी और इनको अच्छे से इन क्वेश्चनों को पक्का कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वैसे तो इसका राइट आंसर क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन मैं इसके बारे में अगर बताऊँ आपको कि अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, वो संख्या जिसके 2 फैक्टर हो, यानी कि 2 ऐसी संख्याएं हो जो उस संख्या को विभाजित कर सकती है। जैसे एक तो होना चाहिए 1 और दूसरा होना चाहिए वो इटसेल्फ बोल देते हैं हम, या हिंदी में बोले तो समय या खुद। बस 2 ही संख्याओं से वो विभाजित होनी चाहिए, ना 2 से कम चलेगा और ना 2 से ज़्यादा चलेगा। अगर 2 से कम हुआ, जैसे 1 है, 1 अब 1 पे डिवाइड हो सकती है और खुद जो है वो 1 ही है, तो दोनों संख्या 1 होगी, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होती। और जो 4 है, 4 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 1 पे जाती है, 2 पे जाती है और 4 पे जा सकती है, विभाजित हो सकती है, तो 3 संख्याएं होगी, तो ये भी नहीं होती। 3 अभाज्य संख्या जरूर है, लेकिन ये सबसे छोटी नहीं है। 3 1 पे विभाजित होती है और 3 पे विभाजित होती है, यानी कि 2 संख्याओं से विभाजित हो सकती है ना, तो ये अभाज्य संख्या है। लेकिन इससे छोटी अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि ये 1 पे विभाजित हो सकती है और 2 पे यानी कि खुद पे विभाजित हो सकती है, यानी कि इसके फैक्टर कितने 2 ही हैं, इसलिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग 36 है तो अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा? अभी देखिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर होते क्या हैं दोस्तों? 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, कहीं भी आप कितने भी चले जाओ वो सभी प्राकृत संख्या होंगी, पूरी संख्याएं मानी जाएगी। 0 इसमें ऐड नहीं होती, 0 पूर्ण संख्याओं में ऐड होती है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 6 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव क्या होता है? लगातार, जो क्रमिक बोला इसने या लगातार बोला, लगातार वाला जो वर्ड है वो कंसेक्यूटिव होता है। नेचुरल नंबर्स इज 36, देन द सम ऑफ लास्ट 3 नेचुरल नंबर विल बी। तो पहली 3 का अगर 36 है तो लास्ट के 3 का कितना होगा? अभी लगातार प्राकृत संख्या है, जैसे हमने मान ली पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x + 1 ही होगी, क्योंकि लगातार है तो उससे अगली प्राकृत संख्या में 1 ही जुड़ेगा। जैसे ये 4 है तो ये 5 ही होगी, फिर उससे अगली x + 2 ही होगी, उससे अगली x + 3 ही होगी, उससे अगली x + 4 होगी और उससे अगली x + 5 होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसी 6 प्राकृत संख्याएं यही बनती है। कहीं से भी शुरू करो, जैसे 10 से शुरू किया तो ऐसे 10 से आगे आगे। अब इसने बोला है कि जो पहली 3 है ना, इनका जो सम है वो 36 है। अभी जैसे x + x + 1 + x + 2 करेंगे तो ये 36 आएगा। तो इनको तीनों को जोड़ देंगे हम, x और x, ये तो हो जाएगी 3x प्लस यहाँ पे 1 और 2 हो जाएंगे 3, ये इक्वल टू बोला है 36 के। अभी देखिए 3x है इक्वल टू 36, 3 प्लस में है इधर तो उधर जाएगा तो 3 माइनस में हो जाएगा। x = 36 - 3 33, और 3 जो मल्टीप्लाई में है इधर तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवीज़न में हो जाएगा। 3 काटेंगे तो 11 आएगा, यानी कि x की वैल्यू आई 11। ये है 11, ये है 12, ये है 13, ये है 14, ये 15 और ये 16, ये संख्याएं हैं। इन्होंने बोला है कि पहली 3 का 36 आता है तो लास्ट की 3 का कितना आएगा? तो 16 और 14 कितना होगा? 30, 30 और
15 जोड़ेंगे तो 45, यानी कि 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि 125 की पावर x है इक्वल टू 3125 हो तो x का मान है। अभी देखिए 125 की पावर x दिया है इसने, हमें क्या करना है, ये सारे हमें पता है कि 5 की पावर अगर 3 करेंगे तो 125 आता है, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आता है, ऊपर x है तो वो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर कितनी बार गुणा करें कि 3125 आ जाए 5 में। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 3125 और 5 से आप इसको डिवाइड कर दो तो 5 6 के 30 हो जाएगा, ये जाएगा 625 पे, फिर 5 पे करोगे तो 125 पे जाएगा, फिर 5 पे करोगे तो ये 25 पे जाएगा, और फिर 5 पे करोगे तो 5 पे जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 की पावर 5। इसको लिख सकते हैं हम 3125, 5 की पावर 5 को लिख सकते हैं। अभी देखिए अगर 5 की पावर 3x है और 5 की पावर 5 है तो x की वैल्यू कितनी होगी। अभी यानी कि अगर बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो 3x इक्वल टू 5 होगा, फिर ये 3x है जो ये 5 के बराबर होगा क्योंकि इसके बेस सेम है। अभी देखिए x की वैल्यू कितनी होगी फिर 5/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/3 और आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्त्य। अभी ऐसे अगर फ्रैक्शन दे आपको और पूछ ले कि एलसीएम या इसकी जगह पे एचसीएफ भी पूछ सकता है, तो कैसे करना होता है दोस्तों। देखिए अगर हमारे पास है जैसे a/b, c/d या e/f, ऐसे करके 3 फ्रैक्शन है। अभी इनका अगर एचसीएफ निकालना हो और एलसीएम निकालना हो तो हमारे पास क्या तरीका होता है कि जब एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाले जो होंगे ना a/c/e, इनका एचसीएफ अपॉन में b/d/f, इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ ऐसे निकालना होता है। यदि एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने के लिए हमें फिर a, c और e, ऊपर वालों का तो हमें एलसीएम लेना होता है, यानी कि जो निकालना है ना ऊपर वालों का वही निकालना होता है, और नीचे जो होगा वो b/d/f का एचसीएफ निकाल लेंगे, ये तरीका होता है। तो अभी देख लेते हैं क्या करना है कि 2 3 4 और 9 एलसीएम पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है, तो इन ऊपर वालों का हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे, 3 पे, 2 पे और 9 ऐसे कैसे, फिर 3 पे करेंगे 1 3 पे 1 पे जाएगा, यहाँ पे 2 और 3। अभी देखिए यहाँ पे प्राइम आ गई, यहाँ भी प्राइम आ गई, जब प्राइम आ जाते हैं सभी जगह फिर छोड़ देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, छीक छीक 36, यानी कि 36 इनका क्या हुआ एलसीएम हुआ ऊपर वालों का। अभी नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है। नीचे क्या है 3 5 7 और 13। दोस्तों ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। सभी संख्याएं अगर आपको प्राइम मिलती है तो फिर उनका एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन सभी को काट पाए। एचसीएफ हमेशा तब निकलता है जब हम सभी की सभी संख्याओं को डिवाइड करते हैं। जैसे एलसीएम में तो हमने पहले इसको और इसको कर लिया, फिर 3 से इसको और इसको कर दिया, एलसीएम में तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम ऐसा नहीं कर सकते। अभी जैसे 2 3 4 और 9 का भी अगर हमें एचसीएफ निकालना पड़ता तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती जो इन सभी को करती, तो फिर इनका भी एचसीएफ 1 ही आता। अभी इनका एचसीएफ 1 है तो 36/1 करेंगे तो क्या आएगा 36 ही आंसर हो जाएगा, तो 97 का क्या हो जाएगा 4th राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 71 था। प्राप्तांकों का औसत का मतलब क्या होता है, यानी कि 14 के 14 जो विद्यार्थी हैं ना उन्होंने 71 अंक प्राप्त किए हैं, परंतु जांच करने पर पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे के 32 की जगह 74 इंदराज हो गई, यानी कि एंटर हो गई। देखिए इंग्लिश में, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स वाज 71। After checking, it came to notice that the marks of student were entered 42 instead of 56, and marks of another students were entered 74 instead of 32। अभी 14 स्टूडेंट है टोटल, उनकी एवरेज आई है 71, तो यानी कि मार्क्स का टोटल कितना बना है। देखिए 14 को 71 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 14 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 एकम 14 हो जाएगा, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 स्तंभ 98 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 9 9 यानी कि 994 इनके मार्क्स का टोटल योग है।
14 स्टूडेंट अगर 71 मार्क्स लेते हैं तो इतना सम बनता है टोटल। अभी देखिए एक के तो 56 की बजाय 42 एंटर हो गए, यानी कि 56 प्राप्तांक थे उसकी बजाय 42 एंटर हो गए, यानी कि कितने का फ़र्क पड़ा है, 56 में 14 मार्क्स उसके कम ऐड हुए हैं। और दूसरे का 32 की जगह पर 74 एंटर हो गए, उसके थे 32 लेकिन एंटर 74 हो गए, तो कितने ज़्यादा एंटर हो गए, 4 में से 2 गए 2 और 7 में से 3 गए 4, यानी कि 42 ज़्यादा एंटर हो गए। अभी इनमें से नेट क्या फ़र्क पड़ रहा है कि 42 में से अगर 14 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 28 आएगा, यानी कि 28 मार्क्स जो है वो फालतू एंटर हो रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें से हमने 28 मार्क्स माइनस करने पड़ेंगे। 14 में से 8 गए 6, 8 में से 2 गए 6 और 9 का 9। अभी देखिए 994 में से 28 को माइनस किया तो 966 आया, और 966 अभी स्टूडेंट तो इतने ही है 14, तो स्टूडेंट जितने हैं 966 को अभी डिवाइड करेंगे 14 से, तो डिवाइड करने पे 14 6 84, 14 स्तंभ 98, तो 6 पे जाएगा, 14 6 84, 96 में से 84 गए आए 12 और ऊपर से आया 6, 14 में 126 कट जाएगा पूरा 9, तो 69 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक हौज 15 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा 3 मीटर गहरा है, उसके चारों दीवारों व पेंदे की मरम्मत करने का व्यय 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। देखिए वाटर टैंक ऑफ 15 मीटर लॉन्ग 10 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप, द टोटल कॉस्ट टू रिपेयर इट्स 4 वॉल्स एंड द बॉटम एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अगर आपको एरिया पूरा पता चल जाता है तो ये 24 वाला तो एक स्टेप होता है नेक्स्ट कि इससे गुणा करके आंसर निकालना होता है बस। तो इसमें देखिए जो होज होता है यहाँ पे 3D फिगर है, और 3D फिगर जो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी होती है वो कैसा बनता है, एक घनाभ के जैसा बनता है, यानी कि क्यूबॉइड के जैसा बनता है। अब जो क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, इसका जो सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, यानी कि जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई ये है 15 मीटर, 10 मीटर की इसकी चौड़ाई है, और आगे देखिए 3 मीटर की क्या है इसकी गहराई है। तो ये जो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये वाला एरिया निकल जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई से, इससे, और इसका डबल करेंगे तो ऊपर वाले का भी निकल जाएगा। फिर इधर वाली साइड और उस साइड वाली साइड, ये वाली जो दोनों है, इसका कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा ऊंचाई से निकल जाएगा, जो हाइट इंटू लेंथ है इसका इससे निकल जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो दोनों दीवारों का आ जाएगा। फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड से आ जाएगा। तो यानी कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया रहता है ये। अभी हमें देखिए 5 चीज़ें दी गई है, चारों तो दीवारों का दिया गया है, यानी कि इस दीवार का निकालना है, उस दीवार का निकालना है, तो इस दीवार का और उस दीवार का तो इससे आ जाएगा। फिर इस इधर वाली दीवार का निकालना है और इधर वाली दीवार का निकालना है, तो इन दोनों दीवारों का यहाँ से आ जाएगा बेस इंटू हाइट से, ये बेस है, ये सॉरी ब्रेड्थ इंटू हाइट से, तो ये ब्रेड्थ है ये हाइट है, इन दोनों दीवारों का यहाँ से आ जाएगा। और इसने बोला है कि लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो सिर्फ पेंदे की निकालनी है, ऊपर की नहीं निकालनी, क्योंकि होज तो ऊपर से खुला होता है ना, उसमें पानी आएगा, तो यानी कि इसको तो एक बार ही ऐड करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करके और इन दोनों को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस LB को एक बार ही जोड़ना है, क्योंकि नीचे वाला ही जोड़ेंगे बस। तो देखिए निकालते हैं कैसे होगा। सबसे पहले ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ब्रेड्थ कौन सी है, ये है, इंटू हाइट ये है, तो 10 × 30 मीटर स्क्वायर तो ये हो गया, और इधर वाला भी जोड़ेंगे तो दोनों से गुणा करेंगे तो 30 दूनी इंटू मल्टीप्लाई करके ये हो गया 60 मीटर स्क्वायर। फिर देखिए इधर वाली दीवार और उस साइड वाली दीवार, इनका कैसे निकालेंगे, ये लंबाई है, लंबाई गुणा हाइट। अब लंबाई कितनी है 15 और हाइट कितनी है 3, तो 15 × 3 = 45, तो 45 ही हो गया मीटर स्क्वायर, और इंटू 2 करेंगे क्योंकि इस साइड उस साइड दोनों वाली दीवारों को निकालना है, तो 45 दूनी 90 मीटर स्क्वायर। फिर देखिए ऊपर वाले का नहीं निकालना, नीचे वाले का निकालना है, तो ये है लंबाई, यह है चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे 15 × 10 150, 15 × 10 करेंगे तो 150 आया मीटर का स्क्वायर। इसको ऐड कर देंगे, टोटल को ऐड करेंगे तो देखिए 90 और 60, ये भी 150 और ये भी 150 है, यानी कि हो गया 300 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया हो गया उसका क्यूबॉइड का, यानी कि 5 साइड का, ऊपर वाले को छोड़ के। अभी यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर मीटर का जो होगा वो कितना रेट है 24 रुपये, तो 300 कितना होगा, मल्टीप्लाई 24 कर देंगे, 24 थी 72 हो जाएगा, 2 0 ऐसे कैसे, तो 7200 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक फल विक्रेता ने 750 रुपये की दर से 2 पेटी आम बेचे, उनमें से एक पेटी पर 25% लाभ व दूसरी पर 25% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई।
A fruit vendor sells 2 boxes of mango at the rate of rupees 750 each. He earns 25% profit on one box and suffers a loss of 25% on another box. In this business, what is his loss और profit percent? टोटल बताना है कि फाइनल उसको लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ। अभी देखिए 25% लाभ का मतलब क्या होता है, उसको 25% लाभ हुआ यानी कि 25/100। अभी देखिए ये 25 है, ये 100 है, इसको काटेंगे तो 1/4 आएगा, यानी कि 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। अभी कितने की चीज़ है, उसने 4 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का लाभ। सीपी अगर 4 है तो लाभ अगर 1 का हो रहा है तो उसने सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा उसका 5, और तब सीपी कितना होगा, 4 होगा। अभी देखिए उसने 750 के भाव से बेची है तो 5 यानी कि ये कितना होगा, 750 का है। अभी देखिए अगर ये सेलिंग प्राइस 750 है यानी कि 5 की वैल्यू 750 है तो डिवाइड करेंगे तो 150 आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 को तो ये 600, यानी उसका सीपी 600 था और उसका एसपी कितना है, 750 है। अगर उसने 25% का प्रॉफिट कमाया है तो। अगर उसने 25% का लॉस कमाया है यानी कि 25% का लॉस का मतलब क्या है, डिवाइड करेंगे 1/4। 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है यानी कि फिर एसपी कितना होगा, 3 रुपये हुआ, और सीपी कितना था, सीपी 4 था, उसको 1 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे। अभी देखिए जो ये एसपी है वो कितना है, 750, क्योंकि बेची तो 750 में है ना दोनों पेटी, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा, यानी कि इस पेटी का जो सीपी था वो कितना था। अभी 250 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आता है, यानी कि इसका सीपी है। अब 1000 की चीज़ को उसने 750 में बेच दिया तो 25% की हानि हुई, और यहाँ पे 600 रुपये की चीज़ को 750 में बेच दिया तो यहाँ पे 25% का लाभ हुआ। अभी टोटल देखते हैं क्या लाभ या क्या हानि है उसकी। अब सीपी देखें, यहाँ पे सीपी 600 है, यहाँ पे सीपी 1000 है, तो टोटल सीपी कितना हुआ, 1600 हुआ। अगर टोटल एसपी की बात करें तो ये 750, ये 750, 750 750 1500 होता है, यानी कि 1500 उसका एसपी हो गया टोटल एसपी, और टोटल सीपी कितना था, 1600 उसका टोटल सीपी था। अभी देखिए यहाँ पे यानी कि अगर सीपी 1600 है और एसपी 1500 है तो 100 रुपये की उसकी हानि तो हो रही है ऑल ओवर, और हानि कितने पे हो रही है, सीपी भी हानि होती है, तो अपॉन में हम सीपी रख देंगे ऐसे, और इनटू में करेंगे 100, 2 से 2 यहाँ पे 0 कट जाएगी, और 4 पे 4 चौके 16, 4 पे 25 आ जाएगा, और 25 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 6.25 आता है। आप करके देख लेना इसको। और ये क्या है, टोटल लॉस है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, उसको ऑल ओवर हानि हुई है 6.25% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, x माइनस 1/x बराबर है 4 है, तो x की 3 माइनस 1/x की 3 का मान क्या होगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, जब माइनस से माइनस पूछता है तो क्या फॉर्मूला लगता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई n वैल्यू है तो इसको n की 3 + 3n ऐसे करके हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 की क्यूब करेंगे और +3 × 4 कर देंगे, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाता है, +3 चौके 12, 64 को 12 से अगर ऐड करेंगे तो 76 राइट आंसर हो जाएगा 2। तो अलजेब्रा के दोस्तों ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए कि जैसे x माइनस 1/x से x² + 1/x² कैसे निकालते हैं। इसकी 4 भी पूछ सकता है, यहाँ पे 5 भी पूछ सकता है, 6 तक पूछ सकता है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित की प्रकृति है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। अब पेडागोजी के जो क्वेश्चन हो वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा बीएड वगैरह में। तो इसका यहाँ पे आंसर होगा अमूर्त, वैसे मैं आंसर बता देता हूँ, अमूर्त होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी घड़ी के मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। अभी 3π/2 जो कोण होता है वो एक्चुअल में कितना होता है डिग्री में अगर बात करें तो पाई की वैल्यू 180 रखी जाती है, अपॉन 2 कर देंगे। यहाँ पे 90 पे 90 की 3 से मल्टीप्लाई हुई तो 270 ये आएगा। अभी देखिए 270 डिग्री का कोण कब बनता है घड़ी की सुइयों के बीच। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 45 मिनट जब होगी तभी 270 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे यहाँ पे 45 डिग्री घूमने के बाद यहाँ पे जब सुई आएगी तभी तो इतना बनेगा, लेकिन ये भी सुई थोड़ी आगे सरकेगी। तो एग्जैक्ट तो ये मुश्किल है होना कि 45 मिनट में ही 270 डिग्री का कोण पूरा बनेगा। यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन कुछ हो सकती है, लेकिन आपके जो
ऊपर लिखा रहता है ना, जब मैथ वगैरह या जो भी आपका पोर्शन भाग पार्ट शुरू होता है तो उसमें लिखा होता है कि बेस्ट जो आंसर है वो चुनिए, यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट या सबसे उचित आंसर, ये लिखा रहता है कि सबसे उचित। यानी कि अगर आपका मान लीजिए आंसर आता है 16 और ऑप्शन में है 10, 15, 20 और 25, तो सबसे उचित कौन सा होगा? आप फिर 15 को चुनोगे। आपका आंसर 16 आ रहा है ना, 20 को नहीं चुन सकते क्योंकि ये सबसे उचित नहीं है, ये भी सबसे उचित नहीं है। सबसे उचित कौन सा होगा इनमें से? फिर 15। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 16 आया था मेरा तो और इनमें से सारे गलत है। तो इसमें ऊपर लिखा रहता है पहले कि सबसे उचित चुनिए, तो सबसे उचित इसके अनुसार क्या होगा? 15 ही होगा, इसके आसपास पड़ता हुआ। तो इसके हिसाब से हम आंसर देंगे जो दूसरा ऑप्शन है 45 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 81 है तथा 5 की पावर x प्लस वाई बराबर है 625 है, तो x और y का मान पता करना है। अभी देखिए यहाँ पे 3 की पावर x माइनस वाई है, 3 की पावर x माइनस वाई है। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 30 27 30 81 आता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। और जब बेस सेम होते हैं तो पावर सेम हो जाती है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरी यहाँ पे देखिए 5 की पावर x प्लस वाई है, 5 की पावर x प्लस वाई है इक्वल टू 625। अब 625 कब मल्टीप्लाई करने पे आता है? 5 से। 5 इंटू 5 इंटू 5 गुना 5, 4 बार, यानी कि 5 5 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625, यानी कि 5 की पावर 4। यहाँ पे आ गया x प्लस वाई की वैल्यू इक्वल टू 4 हो गई। यहाँ पे थी x माइनस वाई की वैल्यू इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? सोल्व करेंगे। ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 रख देंगे, तो प्लस y माइनस वाई ये कट जाते हैं और इनको x और x 2x हो गया, इधर 4 और 4 8 हो गया। x इक्वल टू 8/2 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? अभी देखिए x की वैल्यू अगर 4 है तो कितना घटाएं कि 4 आ जाए? तो 0। x की वैल्यू अगर 4 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई है। इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 मीटर देन इट्स हाइट इज। अभी समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये वाला। अभी देखिए यहाँ पे इसकी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से एक ऐसे डाल दें 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डाल दें यहाँ पे, तो देखिए ये क्या होगा? ये हाफ हो जाएगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अभी हमने इसकी हाइट निकालनी है, तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? अभी ये 90 डिग्री है, ये सामने क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया, ये बेस लगा लेंगे और ये परपेंडिकुलर। तो यानी कि हाइट का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर होगा। तो हाइट का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और ये 3 का स्क्वायर यहाँ माइनस होएगा, 3 3 9। h का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 36 में से 9 गए 27 आ जाएगा। अभी देखिए हाइट का स्क्वायर बराबर है 27 का रूट हो जाएगा अभी। तो रूट जो 27 है उसको क्या लिख सकते हैं हम? 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 बार आ जाएगा और 3 रह जाएगा अंदर, तो 3√3 इसका आंसर हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? √3/2 इंटू a, ये फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला √3/4 a स्क्वायर, ये क्या होता है? इसके एक क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अभी √3/2 a लगाएंगे हम यहाँ पे, √3/2 इंटू a कितनी है? साइड 6 है, 2 पे डिवाइड करेंगे 3, यानी कि 3√3 इसकी हाइट आ जाएगी। आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। अगर फार्मूला नहीं याद रह सकता तो ऐसे कर सकते हो, फार्मूला याद रह सकता है तो ऐसे कर लोगे। एरिया निकालना हो तो इस फार्मूले से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज में ए बी इक्वल टू ए सी है, कोई त्रिभुज है, जैसे ऐसे कोई त्रिभुज है ए बी और ए सी, ए बी सी कोई त्रिभुज है। अभी पूछा कि ए बी, बोला है कि ए बी ए सी के बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, और इसने बोला है कि एंगल बी एंगल ए का 2 गुना है। जो एंगल बी है ना, ये बड़ा है, यानी कि डबल है एंगल ए के। इसको अगर x मानेंगे तो ये होगा 2x, और अगर ये 2x है, यानी कि इस साइड के सामने वाला 2x है तो इस साइड के सामने वाला भी 2x होगा। फिर इसने बोला तो एंगल सी का मान क्या होगा? तो एंगल सी तो कितना होगा? 2x ही होगा ना। अभी देखिए ये 2x और ये x,
इन अभी से भी को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 एक 5x हो जाएगा। ये बराबर है टोटल एंगल कितने होते हैं ट्रायंगल के 180 होता है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/5 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 3 15 5 6 30 36 आएगा। और इसने पूछा है कि c का मान, c है 2x, x की वैल्यू है 36, 36 दूनी 72 यानी कि 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 364 455 का कितने प्रतिशत है। जिसके साथ का लग जाए उसको हम नीचे रखते हैं। जैसे 364 के बटे में 455 रखेंगे, इंटू में 100 करेंगे, 5 पे 5 दूनी 10 20 पे कट जाएगा, और 5 पे 5 नहीं 45, 5 एकम 5। अभी देखिए 91 पे ऐसा कौन सी संख्या जो 91 काट सकती है, तो 13 91 काट देती है। इसको भी हम 13 से ही करके देखते हैं। तो 13 पे 13 दूनी 26 बचेगा 4 यानी कि 104, और 13 स्तंभ 91, 13 8 104 हो जाता है, और 13 7 91 पे कट जाएगा, 7 पे 7 चौके 28 पे कट जाएगा, 20 चौके 80 यानी कि 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपदों 20x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 तथा 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 का HCF यानी कि महत्व समावर्तक, HCF ऑफ पोलिनोमियल्स 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, और ये इसका हमें HCF निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए। जैसे 20x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 है, इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये जो इसकी मल्टीप्लाई होती है ना, इसके फैक्टर ऐसे तोड़ने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो इनकी मल्टीप्लाई के बराबर आए, और प्लस माइनस करें तो इसके 9x के बराबर आए। तो जैसे 20x का स्क्वायर और ये माइनस है और ये दोनों प्लस में आएगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का 5x माइनस का 4x प्लस का 1। अभी 5x और 4x को माइनस के दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20x स्क्वायर आएगा, और इनको प्लस करेंगे तो 5 और 4 9 माइनस के 9x आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 20x रखेंगे, और x यहाँ पे माइनस का कितना रखें कि इसको मल्टीप्लाई करने पे 5x आ जाए। तो यहाँ पे 1/4 रखना पड़ेगा, 4 पे काटेंगे तो 5x आएगा, और फिर इधर जो यहाँ पे रखते हैं वही सेम हम यहाँ पे रखते हैं 1/4, और फिर यहाँ पे कितना रखें कि आ जाए, तो 4 पे रखेंगे, माइनस का 4 रखेंगे, माइनस के 4 को x के से करेंगे माइनस का 4x, और माइनस को माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस, और 4 से 4 कट के 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या फैक्टर हुए फिर 20x माइनस 4 और x माइनस 1/4, इसके ये दो फैक्टर हुए। अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या फैक्टर बनेंगे फिर, 5x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, यहाँ पे होगा 5x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस x और प्लस का 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा प्लस का, और प्लस माइनस करेंगे तो 6x आएगा। अभी 5x का स्क्वायर में 5x लेंगे कॉमन, इधर x और इधर माइनस कितना करेंगे 1 करेंगे, तभी तो 5x बनेगा, और इधर x माइनस 1 करेंगे जब, तो माइनस का 1 रख देंगे। तो यानी कि 5x माइनस 1 और x माइनस 1। अभी देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 1/4 और ये x माइनस 1, ये तो कॉमन हो नहीं सकता क्योंकि x माइनस 1/4 है, ये x माइनस 1 है। अब देखिए 5x माइनस 1, अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें इस वाले को, तो 4 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 5x, और माइनस 4 को 4 से 1, तो 5x माइनस 1 यहाँ भी और 5x माइनस 1 यहाँ भी है, तो 5x माइनस 1 इसका कॉमन आ जाएगा, क्योंकि कॉमन HCF निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही होगा इसका, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 175 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या है। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 175 देन द नंबर ऑफ साइड्स आर। तो पॉलीगन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं फार्मूला बता देता हूँ आपको कि अगर आपसे पूछे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, यदि किसी पॉलीगन की साइड n है, n साइड है, उसमें ऑल एंगल पूछ ले तो n-2 इंटू 180 डिग्री, तो इससे क्या आएगा, उसके सारे के सारे एंगल आ जाएंगे। आपको साइड पता होनी चाहिए, जितनी साइड होगी उसको n-2 करके इंटू 180 कर दो। जैसे अगर 3 साइड है तो 3 में से 2 गया 1 और इंटू 180, तो त्रिभुज किसी भी कोणों का योग 180 होता है ऐसे। तो दूसरा क्या होगा, अगर आपको ईच एंगल निकालना है, हर एक एंगल निकालना है, और आपको क्या पता है, आपको n पता है यानी कि साइड पता है, और ईच एंगल निकालना है, तो n-2 इंटू 180, जैसे ये निकालना जो हमने n-2 180 अपॉन में n कर देंगे इसको दोबारा, तो वही क्या आ जाएगा, उसके एंगल आ जाएंगे कि उसके अंदर के एंगल कितने हैं।
अभी हमें यहाँ पे भुजा तो पता नहीं है, सिर्फ एंगल पता है कि एंगल कितना है। फिर देखिए तीसरा फार्मूला इसमें क्या लगता है, डायगोनल का। तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन में 2, इससे डायगोनल आ जाएंगे। ये 3-4 फार्मूले आपके होते हैं। और एक चीज़ होती है सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन होता है ना, तो उसके जो आउटर एंगल होते हैं, बाह्य कोण सभी के सभी, उनका सम होता है 360। जैसे कोई भी पॉलीगन ले लो आप, ये कोई पॉलीगन है और इसके बाह्य कोण कौन से, जैसे ये वाला कोण, और फिर यहाँ से ये वाला कोण बनता है, यहाँ से ये बनता है, यहाँ से ये बनता है और यहाँ से ये बनता है। तो ये जो बाह्य कोण होता है ना, इनका सम होता है 360। लेकिन अगर जो देखिए ये वाला जो बाह्य कोण है, अंदर वाला जो भी कोण हो, ये वाला जो बाह्य कोण होता है ना, इसमें सीधी रेखा बनती है, तो इन दोनों कोणों का योग होता है 180। और वैसे इन सभी का योग कितना होगा, बाहर वालों का 360 होगा। तो यहाँ पे देखिए 175 अंदर है, कितना है 175 अंदर है, तो बाहर कितना होगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे का तो 180 होता है, ऐसी सीधी जो रेखा निकलती है, लीनियर पेयर बनता है। तो 175 अगर अंदर है तो बाहर होगा 5। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक कोण यहाँ पे 5 का है और टोटल 360 है, तो यहाँ पे कितने कोण बन रहे होंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 72 कोण ऐसे बन रहे होंगे जो बाहर वाले होंगे। तो साइड भी कितनी होगी, तो हर एक साइड पे क्या होता है, इस साइड पे एक कोण बन रहा है तो इस साइड पे एक कोण बनेगा बाहर का, एक साइड पे एक कोण बनेगा। तो अगर 72 बाहर वाले कोण बन रहे हैं 5-5 डिग्री के, तो 72 ही साइड भी होगी, कितनी होगी, 72 ही साइड भी होगी। अगर यहाँ पे हम लगाए इस फॉर्मूले को कि 175 एंगल मिल रहा है बाहर वाला, और n की वैल्यू हमें पता नहीं, n-2 इंटू 180 अपॉन में n, तो कैसे करेंगे, n यहाँ पे जाएगा 175 हो जाएगा, n इक्वल टू n-2 और इंटू में भी 180 है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 175n इक्वल टू 180n माइनस 180 के 2 से 360, इसको हम इधर लेके आएंगे, 360 को उधर लेके आएंगे, तो 360 इक्वल टू 180n माइनस 175n, इसमें से माइनस करेंगे तो 5n आएगा, और ये 360 है, इक्वल टू n की वैल्यू को ये रखेंगे, 5 को इधर डिवाइड में लेके आएंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट के 72, तब भी 72 ही आएगा। तो इसको आप अगर ये तरीका आपके दिमाग में बैठता है ना, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, नहीं तो फिर फार्मूले से करना इसको ऐसे। अगर आपको साइड पता है और डायगोनल पूछा तो ये फार्मूला लगाना होता है, अगर आपको साइड पता है और टोटल एंगल पूछे अंदर के तो ये फार्मूला लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, वह संख्या है। इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10 डिजिट्स। इफ 27 इज एडिड टू नंबर देन डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस द नंबर इज। तो नंबर पूछा है दोस्तों, इसमें कैसे करना होता है, ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करोगे तो अच्छा रहेगा। अभी ऑप्शन से कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, देखिए पहले जो कंडीशन है कि जो इकाई का अंक है दहाई के अंक से 2 गुना है, यानी कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। अभी इकाई का अंक ये होता है तो 2 गुना हो रहा है, ठीक है, ये इकाई का अंक भी 2 गुना हो रहा है, ये भी 2 गुना हो रहा है, ये भी 2 गुना हो रहा है, यानी कि सारे के सारे 2 गुने हो रहे हैं। कंडीशन दूसरी है कि 27 जोड़ दे तो अंक बदलने चाहिए। इसमें 27 जोड़ेंगे तो क्या अंक बदलेंगे, इसमें 7 और 4 1 आएगा, तो अंक नहीं बदल रहे। पहला तो दूसरा है, पहला तो अंक क्या है 2 है, ये अंक बदल के 2 नहीं हो रहा। तो इसमें देखिए, इसमें 27 जोड़ें अगर तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, इसमें भी अंक नहीं पलटा। इसमें 27 जोड़े अगर 7 और 6 13, 1 3 और 2 5 और 1 6 63, यहाँ पे अंक पलट रहे हैं। 36 का 63 हो गया, अंक पलट गए ना, तो राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर पैडागोजी से आ गया कि यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है। यह कथन किसका है, तो पैडागोजी में आपने ये बेहतर पढ़ा होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे ए मार्शल का ये कथन है, तो राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है, अगर 40 छात्र स्टूडेंट हैं तो 30 दिनों के लिए भोजन सामग्री वो पर्याप्त होगी। इन अ हॉस्टल देर इज़ सफिशिएंट फूड फॉर 30 days फॉर 40 स्टूडेंट। तो 60 छात्रों के लिए सामग्री कितने दिनों के लिए चलेगी, यानी कि अगर इनकी सामग्री है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा। अभी 60 छात्र हैं, 60 छात्रों को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1200 आ जाए, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1200 आ जाएगा। तो ये बराबर होना ज़रूरी है यहाँ पे। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 40 × 30
अपॉन में 60 कर दो तो दिन आ जाएंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पे 2 पे 2 पे 20 पे, तो डेज कितने आ गए 20, इसका आंसर आ जाएगा राइट आंसर पहला। क्या होता है यहाँ पे जो होता है ना, जैसे 40 इंटू 30 ये बराबर करना होता है हमें किसके, जैसे 60 इंटू डे के, ऐसे बराबर रखेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई में डी इधर आ जाएगा, 60 इसके अपॉन में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा गया। मान लीजिए कोई संख्या है x, उसको मल्टीप्लाई करना था 3/8 से कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया, यानी कि उस संख्या को उसने भाग कर दिया 3/8 से। अब 3/8 से भाग करने का मतलब क्या है कि x को इंटू 8/3 से गुणा कर दिया। 3/8 से गुणा करना था लेकिन उसने गुणा कर दिया 8/3 से। और फिर क्या बोला कि उसने इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था, यानी कि ये करने के बाद जो आया और ये करने के बाद जो आया, तो यानी कि सीधी सीधी बात है, 8/3 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा ही आएगा ना कुछ, और 3/8 से गुणा करेंगे तो कम आएगा। तो यानी कि अगर 8x/3 में से हम 3x/8 को माइनस करते हैं तो 55 आता है। ये संख्या इससे कितनी अधिक आई, 55 अधिक आई। तो 8 और 3 का एलसीएम 24 होगा, 3 पे 8 पे 8 × 64x माइनस 8 × 3 = 9x बराबर है 55 के। यहाँ पे 64x में से अगर 9x को हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, 55x आएगा, और इधर कितना हो जाएगा 55, और ये अपॉन में है तो इधर जाके 24 में 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x को अब इधर छोड़ने तो 55 × 24/55, 55 से 55 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 24। उसने पूछा तो सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है, ये सही उत्तर होना था, यानी कि 24 की गुणा करनी थी 3/8 से, तो 8 × 24 3 × 9, यानी कि 9 जो है वो सही उत्तर होना था। राइट आंसर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3x + 2 का स्क्वायर 5x + 2 के गुणनखंड फैक्टराइजेशन करने हैं इनकी, ठीक है, ये कोई पोलिनोमियल है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, 3 × x + 2 का जो होल स्क्वायर है प्लस 5x + 2 है और प्लस में 2 है, तो इसको पहले तो क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, 3 × x का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4 और 2xy में 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस ये 5x प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, और प्लस ये 2 है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर प्लस 4 × 12 प्लस 4 × 12x, फिर प्लस यहाँ पे 5x प्लस 10 प्लस 2। अभी देखिए 3x का स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहेगा, अभी 12 10 और ये 2 12 12 24 हो जाएगा, और 5 और 7 17, यानी कि प्लस का 17x प्लस 12 12 24 = 0। ये हमारा पोलिनोमियल बना। अब इसको हमने फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि 17x को तोड़ना है, जो मल्टीप्लाई करें तो ये आए 24 थी ये 72x का स्क्वायर, और प्लस माइनस करें तो ये आए। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, देखिए 3x का स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं 9x प्लस 8x प्लस 24, अगर 9 और 8 की गुणा करें तो 9 × 8 = 72, 24 × 72 x का स्क्वायर बराबर आता है, और प्लस करें तो 17x आ जाता है। अभी देखिए यहाँ पे 3x को ऐसे रखेंगे, यहाँ पे x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9x हो जाएगा, फिर यहाँ पे x + 3 जो यहाँ पे रख दिया उसको एज इट इज़ यहाँ पे रखना है, यहाँ पे 8 रखेंगे, 8x और 8 × 24, यानी कि 3x + 8 और x + 3, ये क्या होगा, इसके फैक्टर होंगे, तो ऑप्शन है 3x + 8 और x + 3, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु क्रम से 34 और 14 है। राम और श्याम, राम की 34 है, श्याम की 14 है। कितने वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी होगी, यानी कि कितने वर्ष के बाद दोगुनी हो जाएगी। अब ये ऑप्शन से कर सकते हो आप, 4 वर्ष बाद इसकी 38 होगी, इसकी 18 होगी, तो डबल होगी क्या, नहीं होगी। 5 वर्ष बाद 39 होगी और इसकी 19 होगी, तो डबल नहीं होगी। 6 वर्ष के बाद ये 40 हो जाएगा और ये 6 के बाद 20 हो जाएगा, तो डबल हो जाएगी ना, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका है। अभी देखिए इनकी माध्यिका निकालनी है। कैसे निकालनी है माध्यिका, आप इसको लोएस्ट से जैसे 20 से लेकर और हाईएस्ट तक इसको लिखोगे। हाईएस्ट तक कितना लिखा जाएगा, जैसे 34 इसका हाईएस्ट हो जाएगा, तो 34 तक आप इसको लिख दोगे। उसके बाद आपने देखना है कि बीच में वैल्यू कितनी आ रही है, जैसे 26 और 28 आएगी ना,
तो 26 और 28 को ऐड करके अपॉन 2 करोगे तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप भी इसको एक बार, मैंने तो ये जल्दी जल्दी में बता दिया आपको कि जैसे आंसर आई होप कि 27 ही आए, तो आप इसको एक बार करके और आप मेरे को बताना कमेंट में कि आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, रूट 0.000576 का मान कितना है। अब देखिए 576 जो होता है ना वो 24 का स्क्वायर होता है, ये सभी को पता है, लेकिन जब स्क्वायर करते हैं तो एक पॉइंट जब लगा होता है ना तो स्क्वायर में वो 2 पॉइंट बन जाता है ऐसे। यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, यानी कि 3 पॉइंट रहे होंगे और 3.6 बने हैं। तो 3 पॉइंट देखने हैं यहाँ पे, 0.024 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। इसका स्क्वायर करेंगे ना जब तो 576 तो आएगा, लेकिन 3 और 3 ये 6, यानी कि पॉइंट जुड़ के 3 और 3 6 हो जाएंगे, इसलिए 6 दशमलव स्थान तक हम लेके गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। आपको बोर्ड मास का नियम पता होगा, बोर्ड मास यानी कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे हम इसको अगर रूल को फॉलो करके करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको ये क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है। और अगर ये सीरीज़ आपको लगातार चलवानी है तो दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लगातार मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। आपको पहले कहा है ना, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके का को सोल्व करना है, यानी कि ये वाला पोर्शन सोल्व होगा। अगर कटते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके साथ काटना है। अगर यहाँ पे कट रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके साथ काटना है। और ये पोर्शन जब सोल्व हो जाएगा तो फिर इसमें से -1/3 और इसमें से -2/3, और फिर इसको जो काटने के बाद फिर यानी कि ये जो ऊपर नीचे आएगा, फिर नीचे वालों को ऊपर लेके जाएंगे ना जब, तो ये पलट जाएंगे और कट पीट के जो आंसर आएगा इनमें से आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर होता है तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को भी मैं करवाऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।